क्या होगा अगर बीजेपी लोकसभा इलेक्शन हार जाए? क्यों? सुनने में इम्पॉसिबल है ना, लेकिन क्या हो अगर 400 पार का नारा देने वाले 272 भी ना ला पाएं? जरा सोचिए, मोदी के नाम से अचानक लोगों का मन भर जाए। वैसे राहुल गांधी तो यही मानते हैं कि मोदी इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। ऐसे ही ओपोजिशन के कुछ दूसरी पार्टीज भी डंके की चोट पर यही कहती है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या हो अगर बीजेपी को लेकर उनकी ये भविष्यवाणियां सच हो जाए? देश को फिर कौन से नए लीडर का साथ मिलेगा? क्या इंडिया फिर सुपर पावर बन पाएगा, या मोदी जी के जाने से देश एक बड़े क्राइसिस में फंस जाएगा? चलिए जानते हैं। बीजेपी के हाथ से सत्ता की कमान फिसलती भी है। कई सीटों पर भारी मेजोरिटी के साथ ही बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बनकर कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी होगी। जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक अपोजिशन के पास मिनिमम 55 सीटें होनी चाहिए। अब तक बीजेपी को सबसे बड़ा एडवांटेज मोदी जी के फेस का ही मिला है। इंटरनेशनल लेवल पर पीएम मोदी की इमेज एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर की रही है, लेकिन अगर वो सत्ता खोते हैं तो उम्र में ज्यादा होने की वजह से पार्टी को एक नया लीडर चुनना होगा जो बीजेपी को वापस से अनबीटेबल मुकाम पर पहुंचाने के काबिल हो और उसे एक ब्रांड बना पाए। हालांकि अभी रिसेंट फेसेस को देखकर ये उम्मीद योगी जी, नितिन गडकरी जी या फिर अमित शाह जी से लगाई जा सकती है, पर ये पॉलिटिक्स है जनाब, और यहाँ पर पार्टी का चेहरा और आइडियोलॉजी बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये कह पाना तो मुश्किल है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के जाने से इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। सत्ता पर कांग्रेस की वापसी तो नहीं होगी, लेकिन अगर इंडिया अलायंस जैसा एक बड़ा गठबंधन एग्जिस्टेंस में आ जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद में ये पहली बार होगा जब इतनी सारी पार्टीज मिलकर सेंटर में सरकार बनाएगी। और इसके डिसएडवांटेजेस आपको पहले दिन से ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि गठबंधन 2 से ज्यादा पार्टीज का होगा तो पीएम बनने के उम्मीदवार भी ज्यादा होंगे। और पीएम ही क्यों, कैबिनेट मंत्रियों की सीट को लेकर भी जो हल्ला सेंटर में दिखाई देगा वो इंडियन पॉलिटिक्स की नींव को हिलाकर रख देगा। इतने हर्डल्स के बाद भी अगर सरकार बनकर तैयार हो जाती है तो छोटे से छोटे बिल को पास कराने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनिटी नहीं दिखाई देगी। डिफरेंट आइडियोलॉजी और ईगो क्लैश की आग में अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लॉज और सर्विसेज ठप पड़ी रहेगी। कोई भी पार्टी किसी दूसरे के ओपिनियन पर अपना एग्रीमेंट नहीं देगी, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम की तरह करप्शन का मौका उन्हें मिल गया तो हाथ में हाथ मिलाकर वो पैसा खाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी है जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी ओपोजिट आइडियोलॉजी ने भी कदम से कदम मिलाकर कई एक्ट्स को अमेंड किया है और इलीगल फंडिंग को भी अपने बेनिफिट के लिए लीगल बनाया है। टू द पॉइंट ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े अलायंस के हाथ में अगर पावर आई तो इसके कई डिसएडवांटेजेस इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं सोशल और पॉलिसीज के चेंजेस पर। तो बीजेपी के जाने के बाद में ऑब्वियसली उनकी बनाई गई पॉलिसीज को भी तो या तो अमेंड कर दिया जाएगा या फिर इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CAA, RCC, इस एक्ट को नो डाउट बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमेशा से ही इस लॉ के अगेंस्ट रही है। इनकी आबादी देश में 20 करोड़ की है और ये बीजेपी गवर्नमेंट से मेनली इसी एक्ट को लेकर ही नाराज रही है। ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर इंडियन अलायंस जैसी गवर्नमेंट आती है तो इतनी बड़ी आबादी का सपोर्ट अपनी तरफ करने के लिए ये नई सरकार ये एक्ट हटवा सकती है। CAA के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC जैसे एक्ट पर भी रोक लग सकती है, जिसे लाने के लिए बीजेपी कब से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म समुदायों को एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत करता है। बीजेपी इसी कानून को इम्प्लीमेंट करने का दावा सालों से करती आई है, लेकिन अगर 2024 में सत्ता किसी और के हाथ में आती है साहब, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बड़ी पॉलिसी का मुद्दा भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से गायब हो सकता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का टारगेट सेट ही इसीलिए किया है ताकि वो इन मेजर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि विपक्ष इस एक्ट को लेकर कितना अगेंस्ट है। इवन लेफ्ट आइडियोलॉजी और कांग्रेस तो इस कानून को डेमोक्रेसी के खिलाफ मानती है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बड़े प्यार से इसे लागू कर दे? इन शॉर्ट, बीजेपी का ये सपना धरा का धरा रह सकता है। वैसे बीजेपी के जाने से एक चीज और बदलेगी, वो है मीडिया की भाषा। अब तक तो जो मीडिया पूरे तरीके से मोदी के पक्ष में बोलते नजर आती है, वो जरूर ही बीजेपी के जाते ही नई सरकार की भाषा बोलने लगेगी। हिस्ट्री बताती है कि सरकार जिसकी रहती है, मीडिया उसी की भाषा बोलती है। ऐसे में ये पूरे चांसेस हैं कि न्यू अलायंस गवर्नमेंट की जय जयकार करने में भी गोदी एंकर्स देर नहीं लगाएंगे। अब आइए दूसरे फ्लॉज पर। तो बीजेपी के जाने के बाद में लद्दाख और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी एक मेजर चेंज आ सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 1 साल से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय में लड़ाई चल रही है। चारों तरफ अफरा तफरी और हैवी पुलिस फोर्स आज मणिपुर की सच्चाई है। और ऐसे में वहाँ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है इमीडिएट सॉल्यूशन और पीस की। हालांकि सरकार ने पुलिस को इन्फोर्स करके मामले को कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ये सारी कोशिशें फेल रही हैं। ऐसे में आने वाली सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं कि वो मणिपुर में कोई बड़ा स्टैंड ले, ताकि भारत के इस राज्य को एक पीसफुल स्टेट बनाया जा सके। मणिपुर के अलावा जो दूसरा चेंज न्यू गवर्नमेंट के आने से होगा, वो है लद्दाख का। आप जानते होंगे कि कई सालों से भारत का ये इलाका भी खुद के लिए 6th शेड्यूल और फुल स्टेट होल्ड की मांग कर रहा है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग तो इसे लेकर 21 दिन की फास्टिंग तक कर चुके हैं और आज भी वहां प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रहे हैं। उन लोगों में गुस्सा इस बात का भी है कि 2019 के मैनिफेस्टो में जब बीजेपी ने लद्दाख के फुल स्टेट होल्ड की बात की थी, तो अब क्यों वो इसे देने से किनारा कर रहे हैं? क्यों इस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? आप मानो या ना मानो, लेकिन लद्दाख का मुद्दा भी बीजेपी पर लॉन्ग रन में बैकफायर कर सकता है, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाएगी कि वो आते ही इस मुद्दे पर स्टैंड ले। विपक्ष में बैठकर बाकी पार्टीज ने लद्दाख को सपोर्ट ही दिखाया है, तो फिर जब सत्ता उनके पास आएगी तो हो सकता है कि वो इस पर एक बड़ा फैसला ले। अगर ऐसा होता है तो ये नई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है और देश में कई जगहों पर चल रहे विवाद भी शांत हो सकते हैं। विवाद की लिस्ट में एक नाम किसानों की एमएसपी का भी है, जिसे लेकर फरवरी और मार्च के महीने में किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। उनकी मांग थी कि फसलों पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। इसे लेकर हल्ला भी काफी हुआ था। हैवी पुलिस फोर्स से लेकर टीयर गैस सब कुछ लगाया गया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। किसान वापस तो चले गए, लेकिन वो बीजेपी सरकार से इतने नाराज हैं कि शायद उनका वोट बैंक बटा हुआ हो सकता है। इन सभी कंडीशंस के बीच अगर न्यू अलायंस गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है कि किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करें, और ये भी चांसेस हैं कि न्यू गवर्नमेंट खुद किसानों की एमएसपी की मांगों को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि फार्मर्स को एमएसपी देने की गारंटी खुद कांग्रेस तक अपने मैनिफेस्टो में दे रही है। राहुल गांधी ने भी खोल के इस पर बात करी है। अब ये उनके खोखले वादे होंगे या सच, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज जो पक्की है वो ये जनाब, कि बीजेपी की हार के बाद में एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो सकता है, और तब नई सरकार को इस चुनौती का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। वैसे एक चुनौती नई सरकार के सामने अनएम्प्लॉयमेंट की भी होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज के वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर ही नाराज हैं। उनका मानना है कि 10 सालों में बीजेपी कहीं ना कहीं इस परेशानी को सुलझाने में नाकामयाब रही, और इसका जवाब खुद आंकड़े देते हैं। खुद राहुल गांधी का कहना है कि भारत में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई है। जहां पाकिस्तान में 12% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहीं भारत में ये आंकड़ा 23% का है। आज भारत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो केवल घर पर बैठा है, और आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स तक के पास नौकरी नहीं है। ऐसे में आने वाली सरकार से ये एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि वो इस परेशानी पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। जितनी रफ्तार से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, लोग चाहते हैं कि उतनी ही तेजी से बेरोजगारी की प्रॉब्लम को भी टैकल किया जाए, ताकि मिडिल क्लास से एटलीस्ट मिडिल तबका ना छीन लिया जाए। इसी बीच में एक और मुद्दा है जिस पर नई सरकार का काम देखने लायक होगा, और वो है डिफेंस सेक्टर। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी ने डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा डेवलपमेंट तो किया है। 2023-24 का बजट 5,03,097 करोड़ रुपए रखा था।
जिसमें से अकेला हमारा डिफेंस बजट ही 5.94 लाख करोड़ था। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल के मुकाबले हमारा डिफेंस बजट 13% से बढ़ा है। खुद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत का हिस्सा 11% हुआ है और साल 2018 से 2022 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। तो ऐसे में बीजेपी के जाने से नो डाउट डिफेंस सेक्टर में बढ़ने वाली पॉलिसी को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि न्यू गवर्नमेंट कैसे इन पॉलिसीज को आगे बढ़ाती है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कैसे इंडिया को चाइना पाकिस्तान से आगे रखती है। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकली अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज जिंदा रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम चाइना को टक्कर दे सकें। और यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी ये देखने लायक होगा। चाइना के अलावा जियोपॉलिटिकल दूसरे देशों के साथ भारत के क्या संबंध रहेंगे ये भी देखने लायक होगा। अब हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के साथ में इंडिया ने मिडल ईस्ट से अपने रिश्ते काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन किए हैं। हाँ, हम नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी पर जरूर फेल हुए हैं, लेकिन न्यू गवर्नमेंट के बनते ही दूसरी सरकार के साथ में भारत के रिश्तों में 360 डिग्री टर्न देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि मालदीव्स को लेकर हमारा स्टैंड बदल जाए या फिर इजराइल फिलिस्तीन इशू पर न्यू गवर्नमेंट न्यूट्रल स्टांस के बजाय किसी एक पक्ष को सपोर्ट कर ले। इतिहास गवाह है कि सरकार बदलते ही डेमोक्रेटिक रिलेशंस हर सरकार के साथ बदलते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी बदलती है। आज इजराइल हमारी साइड है, मगर दिलचस्प ये देखना होगा कि नई सरकार में हमारे फॉरेन रिलेशंस क्या गुल खिलाते हैं और पॉलिटिकल इंडिया की क्या इमेज रहती है। क्या आने वाला इंडिया का नेक्स्ट लीडर भी एक इन्फ्लुएंशियल इमेज बना पाता है या फिर एक इनकैपेबल लीडर बनकर उभरता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इन सवालों का आपके पास क्या जवाब है? और बीजेपी के हारने से क्या आपको भी लगता है कि कोई बदलाव आने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।